Hello viewers, so at last, concluding part of KISA Mathematics paper preparatory examination 2024. Starting with question number 8, then 9 and then 10 and then finish. So starting with question number 8, our part 1 is linear inequation. Minus 3 is less than minus 1 by 2 minus 2x by 3. Separate हम दो pairs ले लेंगे. Minus 3 is less than minus 1 by 2 minus 2x by 3. और दूसरा तरफ हम दोबारा से माइनस 1 बाई 2 माइनस 2x बाई 3 एंड लेस देन इक्वल टू 5/6 रह जाएगा. अब हम ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा इस तरफ, माइनस 2x बाई 3 आ जाएगा, 2 है माइनस 6 प्लस 1 लेस देन माइनस 2x बाई 3 माइनस 5 बाई 2. यहाँ पर हम इसको इधर लाएंगे तो 2 बाई 3 की जगह 3 बाई 2 हो जाएगा, पर माइनस का नंबर इधर ला रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस के नंबर से डिवाइड किया है तो यहीं पर हमारा साइन चेंज हो जाता है. अब ये कितना बना 15/4 एंड ग्रेटर देन x. तो इट मींस इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये बिकम 3/4 इज ग्रेटर देन x. अब इस तरफ में आ जाएंगे तो माइनस 2x बाई 3 है लेस देन इक्वल टू 5/6 है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा. यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, 5 है प्लस 2 3 हो गया, यहाँ पे माइनस 2x बाई 3 है माइनस 2x बाई 3 है लेस देन इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 8/6. अब इसको हम उधर लेके जाएंगे क्योंकि फिर से माइनस का साइन है तो फिर हमारा साइन चेंज हो जाएगा. 8/6 है और 3/2 यहाँ से उधर आया है और माइनस का हो गया. अब कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 2 4 जा 2, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2. अब हमारा -2 से बड़ा आना है तो कंप्लीट सेट हमारा क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन, और इसके नीचे लाइन भी है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 और साथ में हमारे पास लेस देन क्या आ जाएगा 3/4. अब इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है तो नंबर लाइन के लिए आप एक स्ट्रेट नंबर लाइन ले लेंगे और नंबर लाइन के ऊपर आपको पूरा डार्क सर्कल के साथ उसको कंप्लीट करना है. जैसे अगर आपने लाइन ली है तो उसमें हम सिर्फ डॉट्स लेते हैं जब हमारे पास होल नंबर या इंटीजर या इस तरह का कोई भी नंबर आएगा, बट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर शो करना है हमने, तो रियल नंबर के लिए हम नंबर लाइन पे रहेंगे और नंबर लाइन पे हम 0 से स्टार्ट करके इधर, क्योंकि हमें -1 -2 तक भी जाना है तो -1 और -2 का नंबर आएगा. एक नंबर आप एक्स्ट्रा भी नंबर लाइन पे लेंगे तो बेस्ट रहता है, 2 नंबर से आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं. 1 आ गया, 2 आ गया और ये हमारा 3 और 4 से बड़ा आ रहा है, 3/4 है ना तो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो 3 आ गया, 4 आ गया, भी एक नंबर आप और आगे ले सकते हैं. यहाँ पर 5 तक आप जरूर शो करें. अब -2 के नीचे यहाँ इक्वलिटी का साइन भी है तो इट मीन्स -2 पे हमें हॉलो सर्कल नहीं लेना बल्कि हमने उसको डार्क सर्कल करना है -2 को. और 3/4 हमारा कहाँ से आएगा, 3 और 4 के बीच में मुझे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 1 2 3 टोटल 3 डॉट्स लगाएंगे तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और थर्ड पार्ट तक हमने जाना है तो थर्ड पार्ट तक हम जाएंगे तो ये नंबर हमारा 3/4 आ जाएगा. लेकिन क्योंकि उसके नीचे लाइन नहीं है तो हमें यहाँ पर हॉलो सर्कल शो करना है. एक तरफ हॉलो सर्कल आएगा, ये आएगा और फिर आप बीच की लाइन को पेंसिल के साथ अच्छे से यहाँ पर डार्क कर देंगे, या कई बार आप इसको लाइन को ऊपर लेकर इसको शो कर सकते हैं. आपके पास तो स्केल होगा, इसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप यहाँ से यहाँ तक, हॉलो सर्कल और डार्क सर्कल का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है. तो ये आपका 3 मार्क्स का था. इसकी बाइफर्केशन के लिए, इसकी मार्किंग स्कीम के लिए भी देखिए आप जहां पर पॉइंट निकाल रहे हैं, जब दोनों पॉइंट्स आपके पास निकल जाएंगे तो आपको 1 मार्क वहीं पर मिल जाएगा. एक भी, जैसे आपने यहाँ पर ये -2 का पॉइंट निकाला, ये 2 पॉइंट आपके निकल गए हैं तो यहाँ पर 1 मार्क हो गया. फिर आपने सोल्यूशन सेट दे दिया तो सोल्यूशन सेट के लिए भी आपको पूरा दिखाना पड़ेगा x सच दैट x, और फिर आप क्या दिखाएंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसको आप कॉमा डालेंगे और ये चीज आप जो मैंने बनाई है ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा. तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये नंबर आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे. तो सॉल्यूशन सेट पूरा अगर आप ठीक बनाते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल या होल या जो भी इंटीजर है, और उसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, 1 मार्क पूरा आ जाएगा. और एक जब आप नंबर लाइन पे ठीक से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको लास्ट मार्क भी मिल जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमें रूलर और कंपास को यूज करना है और कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल. तो ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले तो आपको 1 मार्क वहीं ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने का ही मिल जाता है. अगर ट्राइंगल की 3 डायमेंशंस दी गई हैं, यहाँ आपको एंगल दिया गया होगा या वर्टेक्स एंगल, कुछ ना कोई 3 चीजों में से आपको जो चीज गिवन है वो आपने लेना है. तो यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल ABC है जिसमें AB आपके पास 5.5 है. तो हम AB को पहले, नीचे मेरा अप टू द स्केल नहीं जाएगा, मैं आपको वैसे डायमेंशंस बता रही हूँ. 5.5 सेंटीमीटर में हमारे पास AB यहाँ पर है. और सेकंड स्टेप में हमारे पास इसमें सेकंड डायमेंशन है BC की 3/4.
तो अब बी पर रखेंगे और कंपास से आप 3/4 खोल लेंगे। जैसे आप 3/4 स्केल पे रखिए और कंपास से 3/4 खोल के फिर आप एक आर्क लगाइए। जो आप कंपास पे रखेंगे और यहाँ पर इस तरफ आप आर्क लगाएंगे तो 3/4 की आर्क आपकी थोड़ी बड़ी लगाना है, क्योंकि आपको इधर वाली साइड से पता नहीं कि कितना आएगा, चाहे आप उसको बाद में रब कर सकते हैं। फिर तीसरी डायमेंशन आपको दी गई है CA 4.9 है, फिर आप ए पे रखेंगे और सी के लिए एक और आर्क लगाएंगे। तो वो आप AC जब लगाएंगे तो यहाँ पर आपका कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां तक आपका ये पूरा ट्रायंगल हो गया। अब आप ट्रायंगल को कंप्लीट कर दीजिए कि आपकी ये C पॉइंट हो गया, तो BC साइड आ गई और ये हमारे पास AC साइड आ गई। और इसकी डायमेंशन जो दी गई हैं वो आप उस पर मार्क भी कर दीजिए कि 3.4 सेंटीमीटर है और इस तरफ से ये 4.9 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद क्वेश्चन के अंदर दो और सब पार्ट्स एक ही पार्ट में पूछे गए हैं। द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी। तो इफ यू हैव वॉच्ड माय वीडियो ऑन लोसाई, तो आपने देखा होगा मैंने आपको अच्छे से समझाया, जब भी दो पॉइंट्स होंगे और उनसे इक्विडिस्टेंट हमने कोई पॉइंट लेना होगा तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेनी है, और जब दो लाइंस होंगी और उनसे इक्विडिस्टेंट लेना होगा तो हमें एंगल बाइसेक्टर लेना है। तो ये दो पॉइंट्स पे बेस्ड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर अभी भी आप में से किसी को कंस्ट्रक्शन या लोसाई में डाउट है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर AC को बाइसेक्ट करेंगे, तो हम सिमिलरली एक बार A पर रखेंगे और आर्क लगाएंगे, फिर C पे रखेंगे, फिर नीचे रखेंगे जैसे हम आर्क लगाते हैं। तो यानी कि हमने AC को बाइसेक्ट करना है, तो हम एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर C पर रखकर एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो लगभग इसका हाफ, इस लाइन का हाफ हो जाएगा। तो इस लाइन के हाफ को आप थोड़ा बड़ा लेकर के आराम से कर दीजिए, आगे तक ले जाइए। स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए, स्केल की मदद से करेंगे तो जहां तक आपको दिखना चाहिए कि इस लाइन का लगभग आपके पास सेंटर आ गया। अब इस लाइन का सेंटर आ गया। अब अगले पार्ट में हमें इसके दिया गया है ड्रॉ सर्कल पासिंग थ्रू A एंड C। अब हमें ऐसा सर्कल बनाना है जो A और C दोनों से पास हो जाए। तो A और C से आप एक बार थोड़ा सा इसका रफ बना के देखिए कि A और C से कोई ट्रायंगल कब पास होगा, कोई सर्कल सॉरी कब पास होगा। सर्कल कब पास हो सकता है, जब ये उसके अंदर उसकी कॉर्ड बन जाएगी। अगर मैं A और C डायमेंशन ले रही हूं और इसी से मैं सर्कल को पास करवा रही हूँ, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, मेरा इस सर्कल का कॉर्ड बन जाएगा। और जब कॉर्ड होती है तो वो सेंटर के साथ क्या करती है, लाइन आती है तो वो इसको बाइसेक्ट करती है। तो ये बाइसेक्टर तो हमने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया। इट मीन्स मुझे यहाँ पर इसको टेंजेंट बनाना है AB को। तो AB को टेंजेंट बनाने के लिए मैं A पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगी। तो 90 डिग्री एंगल आप सबको ड्रॉ करना आता है। आपने 90 डिग्री के लिए आर्क लगाया, आपने 60 लिया, आपने 120 लिया, फिर आपने इन दोनों को हाफ किया तो आपके पास 90 डिग्री की लाइन आ जाएगी। अब 90 डिग्री की लाइन जहां इसको टच करेगी, इस आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, वहां हमें मिल जाएगा इस लाइन का सेंटर। अब इस लाइन का सेंटर मिल गया, आप A की तरफ रेडियस रखें या C की तरफ रेडियस रखें, तो आपके पास जो सर्कल आएगा वो पूरा इसी चीज को लेकर आएगा और आपका AC को वो कॉर्ड बना देगा। अब जब AC कॉर्ड बन गई तो आप खुद देखिए, सर्कल आप बनाएंगे तो आपका अच्छे से सर्कल बन जाएगा। सर्कल जब भी होगा तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये टेंजेंट होगा और कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हम रेडियस लेते हैं तो वो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल लिया और ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो हमने सर्कल की थ्योरम को भी यहाँ पे यूज किया। तो आप इसको थोड़ा नीटली बनाएंगे तो आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसके अंदर आपको पहला मार्क किस चीज का मिल जाएगा, पहला मार्क आपको ट्रायंगल को ड्रॉ करने का मिल जाएगा। जो आपने तीनों डायमेंशंस दी हुई हैं, आप ट्रायंगल ठीक से मार्क कर लेंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपने ये पॉइंट O जिसको मैंने सर्कल कहा वो लोकेट कर दिया, तो पॉइंट O को लोकेट करने का आपको 1 और मार्क मिल जाएगा। और अगर आप सर्कल को नीट एंड क्लीन, ये मेरे जैसे इतना सुंदर सर्कल नहीं, सर्कल को नीट एंड क्लीन बनाएंगे जो A और C दोनों पॉइंट्स को टच करेगा, तो आपको फाइनल वो लास्ट वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, क्योंकि वो दोनों पॉइंट्स को टच करना चाहिए A और C को। तो आपको इस तरह से इसका 3 मार्क्स का बाइफर्केशन के मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारा ग्राफ पेपर का ही है। तो ये सारे पेपर क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रही हूँ। पेपर तो आपको ही अटेम्प्ट करना है। अब हमने फिर से ग्राफ पेपर लेना है और उसमें हमने ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो ग्राफ पेपर पे लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे। तो अब ग्राफ के लिए हमें लाइंस ड्रॉ करनी है जहां तक की डायमेंशंस दी गई हैं, जैसे हमें 5 या 4 तक की हैं, तो हम अभी उतने के लिए ले लेते हैं, एक रफ ले लेते हैं लाइन। और हमें स्केल दिया गया है इसमें 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो जो आपको पिंक वाला ग्राफ पेपर मिलता है उसका पूरा एक जो होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है। तो आप उस ग्राफ पेपर का पूरा एक बॉक्स लेंगे जो कि 2 सेंटीमीटर का होता है, और उसको फिर आप उसको 1 यूनिट लिख देंगे। और ऊपर आपने स्केल जरूर लिखना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो दोनों के लिए एक्स और वाई हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा स्केल जो है वो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट का आ रहा है।
2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। मेंशन जरूर करना है, हमें पता है बहुत इजी चीज है, पर मेंशन जरूर कर दीजिए। अभी के लिए हम इसको नहीं डाल सकते क्योंकि ये बीच में अड़ सकता है। तो अब यहाँ हमारे पास नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 तक। इस तरफ भी हमारा माइनस में जाएगा, -1 2 3 4, और ऊपर हमारा मैक्सिमम पॉइंट 4 तक जा रहा है। तो हम 1 2 3 4, आप अपने ग्राफ पेपर पे जरूर 1 या 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिया कीजिए। और ये हमारी y एक्सिस हो गई। सिमिलरली नीचे हम माइनस में लेंगे, हमारे पास फिर से -y आ जाएगा। तो -1 2 -3 -4 -5 तक आप ले लीजिए। अब हमने पॉइंट प्लॉट करना है सबसे पहले। तो सबसे पहला पॉइंट हमें दिया गया है प्लॉट P24। तो P24 मीन्स एब्सिसा हमें 2 दिया, एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमारे पास 2 आ रहा है, और y एक्सिस पे हमारे पास x एक्सिस पे 2 है और y का 4। तो 1 2 3 4, तो 2 पे 4 का पॉइंट मीन्स हम यहाँ पर इसको मार्क कर देंगे। तो ये 2 और 4 मतलब मेरे पास P पॉइंट आ गया। नेक्स्ट इज Q पॉइंट। Q हमारा आ रहा है -2 पे 1, -2 पे y का 1, ये Q पॉइंट हो जाएगा। -2 पे 1, कोऑर्डिनेट्स को जरूर लिखिए पॉइंट के साथ में। एंड R इज 5 0, तो 5 मतलब y 0, इट मीन्स वो x एक्सिस पे लाई करेगा। R पॉइंट इज 5 एंड 0। तो ये 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। अब हमने रिफ्लेक्ट करना है पॉइंट्स P एंड Q इन x एक्सिस। P को x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करूंगी तो इट मींस क्या होगा कि x का पॉइंट वही का वही रहेगा, क्योंकि x एक्सिस मिरर का काम कर रही है। तो x एक्सिस वही रहेगा, सिर्फ y का पॉइंट जो हमारा प्लस का 4 था वो हमारा माइनस का 4 हो जाएगा। तो P पॉइंट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद P डैश बन गया, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x। वही जब हम x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो x का पॉइंट चेंज नहीं होगा, तो 2 ही रहा, लेकिन y का पॉइंट 4 की बजाय -4 हो जाएगा। सिमिलरली हम Q पॉइंट को x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारा x एक्सिस वाला पॉइंट तो -2 ही रहेगा, यहाँ पर 1 था और ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा हमारे पास Q डैश, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2 और -1 उसका y पॉइंट आ जाएगा। अब ये हमारे पास फिगर आ गई जिसमें इनका नाम P डैश और Q डैश हमने देना है क्योंकि हमने x एक्सिस से इमेज ली है। टेक स्केल 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट वो हमने ऊपर लिखना है जैसे मैंने अभी पहले लिखा था। राइट देयर कोऑर्डिनेट्स वो भी हमने इसके ऊपर अभी ऊपर लिख दी है। ज्योमेट्रिकल नेम देना है फिगर का, फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब किस सीक्वेंस में ज्वाइन करना है, P Q Q डैश। P आया, P से आप Q की तरफ आएंगे तो आपको स्केल के साथ ज्वाइन करना है। मेरे जैसा सीधा फिगर मत देखना, P और Q को आपने ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद Q को Q डैश के साथ ज्वाइन करना है। वो तो एक सीक्वेंस जहां से क्लोज फिगर बन रही है। Q डैश की तरफ आप आ रहे हैं, फिर P डैश एंड देन R डैश, P डैश की तरफ जाइए और फिर आपका यही वाली लाइन आ जाएगी। नहीं सॉरी, आपको किसकी तरफ जाना है, R की तरफ, P डैश और R। तो R अभी उस तरफ है हमारा, P डैश को हमने R के साथ कंबाइन करना है, तो ये हमने इसको R के साथ कंबाइन कर लिया। क्लोज्ड फिगर हमारे पास क्या बन रही है, वो हमारी ये फिगर बनेगी क्लोज्ड। और ये जो हमने ली है लाइन, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने सिर्फ डॉटेड ड्रॉ करने के लिए लेना है। आपके पास तो वहां लाइंस ऑलरेडी ग्राफ पेपर पर ड्रॉ ही होंगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारी क्लोज फिगर बन रही है। अब कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज ए 5 साइडेड फिगर और इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटागन आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल नेम देने होते हैं, अगर 6 है तो हेक्सागन, हेप्टागन, क्वाड्रिलेटरल, तो जो आपके बन रहे हैं नाम वही आप देंगे। अब इसकी मार्क्स बाइफर्केशन की बात कर लेते हैं। तो मार्क्स किस तरह से बाइफर्केट हो रहे हैं इसके अंदर, आपको एक मार्क जहां आपने P डैश और Q डैश यानी कि आपने ये दोनों पॉइंट दे दिए, जो आपने इसकी मिरर इमेज निकाली है, तो यहाँ P डैश, अगर आपका Q डैश और P डैश ये दोनों पॉइंट्स ठीक है तो आपको एक मार्क इसी चीज का मिल जाएगा। उसके बाद आप ज्योमेट्रिकल नेम दे रहे हैं फिगर का, जैसे आपने दे दिया कि दिस इज ए पेंटागन, और आपने 5 साइडेड फिगर, अगर आपको नहीं भी नाम पता तो आप ऐसे लिख दीजिए 5 साइडेड पॉलीगन, तब भी आपको मार्क पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा अब बाकी के, क्योंकि ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन दिया गया, तो बाकी के क्या होंगे, हमने जब पहला पॉइंट प्लॉट किया था, मीन्स मैंने P Q और R जो प्लॉट कर लिए थे सबसे पहले वाले, उनका भी एक मार्क हमें मिल जाएगा। और इसके अलावा जब मैंने P डैश और Q डैश को प्लॉट किया तो उनका एक और मार्क है। पूरी क्लोज फिगर का और स्केल लिखने का आपको एक मार्क पूरा और मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 4 मार्क्स में दिया गया है आपको। So starting with question number 9, part 1. A company with 4,000 shares, means number of shares given are 4,000. Of nominal value rupees 110. तो nominal value हमें यानी कि face value 110 rupees की दी गई है। And declares an annual dividend of 15%, और dividend भी 15% का आपके पास given है।
कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। अब डिविडेंड का सिर्फ फॉर्मूला लगाना है आपको, तो टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला आपके पास है ही है बुक में, ये वाले कुछ फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में याद ही करने पड़ेंगे। टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर एंड देन नॉमिनल वैल्यू, और यू कैन से फेस वैल्यू, एंड डिवाइडेड बाय 100। अब कितना है यहाँ पर डिविडेंड हमें कितना दिया गया 15%, नंबर ऑफ शेयर 4000 एंड नॉमिनल वैल्यू 110 डिवाइडेड बाय 100। तो दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 15 4 60 हो गया, और इसको करेंगे तो 66, तो 66 हो गया, टोटल जीरो तो आपके पास कितनी बच रही है, तो 66,000 हमारे पास इसके पास आ गया रुपीज, यानी कि टोटल डिविडेंड हमारे को, अगर मेरे पास इतने 4000 शेयर्स हैं तो वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड में पूछा गया टोटल इनकम ऑफ विराट, तो विराट में कितने नंबर ऑफ शेयर हैं उसके पास, हु होल्ड्स 88 शेयर इन द कंपनी, तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एनुअल इनकम ऑफ विराट, सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएंगे। रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास 15 ही है, नंबर ऑफ शेयर उसके पास 88 हो गए हैं, तो 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू आपके पास अभी भी ये नॉमिनल वैल्यू तो सेम ही है 110 है, और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से और काटिए 2 आ गया, 3 आ गया, और 2 से इसको भी कर देते हैं तो 44 आ गया। अब कितना रह जाएगा हमारे पास 44 इंटू 33, इट मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1452, तो रुपीज 1452 हमारे पास, मतलब विराट के पास इनकम आ गई, मेरे पास नहीं। सी इज, हमें से क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास कितना, मैम आप कितना इनकम कमा रहे हो यूट्यूब से, अगर मैं इनकम के लिए कमा रही होती या कर रही होती तो शायद मैं वीडियो बना ही नहीं रही होती, मेरा ये आंसर है, आपको समझना है तो समझ जाइए। सी पार्ट, इफ ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, अगर वो इतने का अपनी इन्वेस्टमेंट का 10%, तो अब हमें पता है एक और फॉर्मूला हमारे पास गिवन है इसमें से, जब भी हम नॉमिनल वैल्यू पे लेते हैं तो हम डिविडेंड लेते हैं, जब हम मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा रिटर्न परसेंट होता है, मीन्स कि मुझे कितना मिलने वाला है, तो वो मार्केट वैल्यू पे आ जाता है। तो हमें इसके अंदर दिया गया 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब कि उसका रिटर्न जो है वो 10% मिल रहा है। अभी नॉमिनल वैल्यू हमने देखा था 110 है, डिविडेंड हमने देखा था 15 है, क्योंकि दोनों परसेंट में होते हैं तो हम परसेंट को इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर, तो इट मीन यहाँ से हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी और रिटर्न उसको 10 मिल रहा है, 15 की बजाय 10% का उसको है, तो मार्केट वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, इसका मतलब उस शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, तो कितनी हो गई है 110 इंटू 15 एंड देन डिवाइडेड बाय ये वाला 10 नीचे आ जाएगा, तो 15 इंटू आप 11 करेंगे, आपके पास आंसर आ गया रुपीज 165। आपका शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर क्योंकि पिछले सालों में कटा हुआ था, तो इस बार उम्मीद है कि उसके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। आप इसके लिए स्पेसिफिक पेपर की मार्किंग स्कीम पे मत जाइए, क्योंकि उसमें इसके मार्क्स कम हैं, बट ये प्रोबेबली ज्यादा ही आएगा। 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, एक एमसीक्यू में भी आएगा, तो आपका 5 नंबर के आसपास ये चैप्टर जरूर कवर करेगा, तो इसमें आप इन चैप्टर्स के लिए मार्किंग स्कीम को फॉलो मत करिए। आपके नए चैप्टर जितने भी हैं उनमें से ज्यादा क्वेश्चन कैरी होंगे, सिमिलैरिटी, लुसाई, जीपी हो गया, आपका शेयर एंड डिविडेंड, ये वाले आएंगे ही आएंगे ज्यादा मार्क्स के आपके पास। अब इसके आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ रहा है इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए कार। अब जब भी हमें इसके अंदर स्पीड निकालनी होती है तो हम पहले क्या करते हैं, ओरिजिनल स्पीड को x मान लेते हैं, और फिर जितना उसका इंक्रीज है डिक्रीज है वो हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। तो इसमें ओरिजिनल जो हमें जो मांगने मतलब निकालने के लिए कहा गया उसी को लेट कर लेंगे, तो लेट द क्या मांगे हमारे से, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, तो हम मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल स्पीड है कार की वो कितनी है, x है, तो ओरिजिनल स्पीड कार की हमने x ले ली। अब उसके बाद बढ़ी हुई भी है, उसने बोला बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ रही है, अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो स्पीड और टाइम, जितनी तेज स्पीड से चलाएंगे तो जल्दी हमारे को कम टाइम लगेगा, तो इट मीन्स हमारा टाइम जो ओरिजिनल केस में लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस हमें 72 किलोमीटर दिया ही गया है, और टाइम इस केस में अगर स्पीड में इतनी दूंगी तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा, 72/x का टाइम आ जाएगा। अगर हम चेंज करते हैं यानी कि न्यू टाइम, ये हमारा ओल्ड टाइम था और अब हमारा न्यू टाइम कितना लग जाएगा, तो 72 है और न्यू स्पीड कितनी हो गई है, x + 10 हो गई है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दिए गए टाइम के हिसाब से हमारा कितना चेंज आ रहा है, इज रिड्यूस बाय 36 मिनट्स है, तो पहली बात तो हमने मिनट्स में नहीं छोड़ना, उसको भी क्योंकि ये किलोमीटर आवर में दी गया है तो स्पीड को भी हमने किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है, सब कुछ हमारा उसी में चलेगा। तो अब इस हमारे को गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं
तो पहले वाला टाइम आपका क्या होगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा होगा, तो हम पहले वाले टाइम को पहले लिखेंगे, -72 अपॉन दूसरे वाले टाइम को बाद में लिखेंगे, इज इक्वल टू 36 मिनट है, और नीचे हम इसको डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे ताकि ये भी आवर्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि टाइम भी हमें यहाँ आवर्स में लेना पड़ेगा, तभी हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में है। तो अभी हमारे पूरा स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x और x प्लस 10, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है तो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए कॉमन ले लें 72 को, इस तरफ x प्लस 10 चला जाएगा, -x आ जाएगा, इस तरफ भी इसको काट सकते हैं ना आप, 6 से काट दीजिए, 6 से 36 हुआ, और नीचे आपके पास ये 10 आ गया, अभी दोबारा भी कट जाएगा, तो यहाँ x कैंसिल हो गया, इट मीन आपका यहाँ पर 720 आ गया, और नीचे x और x प्लस 10 है, कुछ और भी कैंसिल हो रहा है, सेम नंबर हम काट सकते हैं यहाँ से, 6 के इस टेबल पे भी कट रहा है तो आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ से काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 and 2 120, तो इट मीन इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर है प्लस 10x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, और वो इस तरफ आएगा तो माइनस का 1200 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो 1 और ये मिला के 1200 होगा, तो इट मीन कितना आ जाएगा, मुझे कितना चाहिए 1200 चाहिए और 10 चाहिए, तो 40 इंटू 30 करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 आएगा, और 40 माइनस 30 करूंगी, और बड़ा साइन प्लस है तो प्लस का 40x माइनस का 30x माइनस का 1200 इक्वल टू 0, यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे, x प्लस 40 आ गया, -30 है, x प्लस 40 आ गया, -40 वाला हमारा उधर जब जाएगा तो x इज इक्वल टू 30 और -40, -40 वाले को इग्नोर कर देंगे तो x इज इक्वल टू हमारा 30 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमें पूरा लास्ट में लिखना है, x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने x माना था वहां पर भी हमने किलोमीटर पर आवर लिखना है। अब इसकी मार्किंग स्कीम पे आई है, इसकी मार्किंग स्कीम में पहला मार्क आपको वहां पर मिलेगा जहां आपने ये इक्वेशन ठीक बनाई है, इक्वेशन ठीक बना लोगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे को स्टेटमेंट समझ में आ गई और वो कैपेबल है कि इक्वेशन बना पा रहा है। उसके बाद जब आप दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, जब आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे तो आपको सेकंड मार्क भी मिल जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जब फाइनल आंसर दे देंगे तो आपको 1 मार्क और मिल जाएगा। शेयर एवं डिविडेंड में बताना भूल गई, आपकी मार्किंग स्कीम वही है, क्योंकि तीनों पार्ट अलग अलग हैं तो तीनों में 1-1 मार्क का है, तो 3 ही मार्क्स का है तो आपको इजीली मिल जाएंगे तीनों, क्योंकि जब 3 मार्क हैं और 3 पार्ट हैं तो इट मींस 1-1 मार्क का ही होता है, तो उसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आ रहा है प्रोबेबिलिटी से, तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसके क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं तो बहुत इजी है उसमें से मार्क्स लेना आपके लिए, बस थोड़ा सा मैथ्स की बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। कार्ड्स नंबर 1 to 60, अब हम 11 से लेकर हमारे पास 60 तक के कार्ड्स इसके अंदर हैं, इतने कार्ड्स हमने रखे हैं। आर कैप्टन ए बॉक्स, अब यहाँ पर देखिए एक डाउट है सब स्टूडेंट्स का भी, कई बार टीचर्स का भी, कि कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम हमें पेपर में नहीं आती है, हम उन कार्ड्स की बात करते हैं, यहाँ पर भी कार्ड लिया गया, हम उन कार्ड्स की बात कर रहे हैं जिनमें किंग है, एस है, क्वीन है, वो वाले कार्ड्स के ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते, वो 11th-12th में आते हैं, 10th के लिए नहीं है, आईसीएसई के लिए नहीं है, बट फिर भी अगर आप उसकी बेसिक नॉलेज रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना ईजी रहेगा, कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं है। कितने कार्ड हैं, 13 के 52 है, 2 कलर हैं, ये थोड़ा सा आप नॉलेज में रख सकते हैं, बट वैसे उसके क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आते हैं। If a card is drawn at random from the box, find the probability the number drawn on the card is an odd number, तो सबसे पहले odd number आ रहा है, अब पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा ना टोटल है कितने कार्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यानी कि हमारी पॉसिबल आउटकम्स होंगी क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हो जाएंगी 11 से लेकर 60 तक, अगर मैं 60 में से 11 माइनस करूंगी तो आंसर आएगा 49, लेकिन उसमें ये कार्ड भी इंक्लूड होता है और वो वाला भी इंक्लूड है, तो हमेशा इसमें हम एक 1 प्लस करते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास आएंगे 50, हमारे पास यहाँ पर 50 टोटल कार्ड, पहला ही पार्ट आ रहा है आपके पास कि कितने हैं इसके अंदर ऑड नंबर। अब ऑड नंबर के लिए सब में फॉर्मूला में बार बार नहीं लिखने में आपका टाइम वेस्ट करवाऊंगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये आपने एक बार सब में लिखना है, अलग अलग लिखना है, उससे आप थोड़ा बचने की कोशिश मत करिएगा। अब हम ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, तो ऑड नंबर 11 से स्टार्ट होगा तो 11 तो आएगा, 11 के बाद ऑड नंबर कौन हो जाएगा, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, इट मींस अगर मैं टोटल चेक करूंगी तो मेरे 50 में से हाफ ऑड होंगे और हाफ इवन होंगे, तो हाफ ऑफ करके मेरे पास आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने आ जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर कितने आ जाएंगे 25, इट मींस प्रोबेबिलिटी एन कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ पर आपने पहले पूरा फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी आई है 25, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है 50, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये क्योंकि 4 मार्क्स का तो 4 पार्ट्स दिए गए हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कौन कौन से हमारे पास, पहले देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन, इसमें से 11 के बाद कौन आएगा, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49,
और फिर 7 7 8 8 64 आगे चला जाएगा। यानी टोटल मेरे पास आए कितने हैं 1 2 3 4। तो फिर से हम लिखेंगे फॉर्मूला पीएन का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद टोटल हमारे पास केसेस कितने 4 है और डिवाइडेड बाय कितने 50 है। तो इसको आप कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/25। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में 2/25। आपने हर बार लिखना है, वो फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। अब सी पार्ट के लिए आप अगला देखिए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो नंबर डिविजिबल बाय 5 के लिए पॉसिबल हमारे पास आउटकम्स क्या बनेंगी, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन सी बन सकती हैं। 5 का टेबल हम लिखेंगे तो जो इसके अंदर आ रहा है 11 के बाद कौन आएगा 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और फिर 60। तो यहाँ तक के पूरे आएंगे। अब कितने हैं ये टोटल, इनको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आ गया। यानी कि सी पार्ट के लिए Pn इज इक्वल टू 10/50। इट मीन्स 1/5 हमारे पास आंसर हो जाएगा। डी पार्ट भी है हमारे पास। डी में कहा गया है प्राइम नंबर लेस देन 20। प्राइम नंबर लेस देन 20, अब 20 से छोटे प्राइम नंबर्स पे आ जाइए। 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4। हम फिर से क्या लिखेंगे 4 हमारे पास आए हैं तो 4 है और टोटल कितने हैं 50 है। नंबर ऑफ फेवरेबल और ये टोटल नंबर 50 ही रहेगा। तो अब इसमें कितना हो गया, ये फिर से कटेगा 2 एंड 25। तो कितना आ गया आपके पास 2/25। तो ये हमारे पास आंसर बनेंगे, जिसका क्योंकि 4 मार्क्स का है तो एक एक आपको हर एक का मिलेगा। पहला 1/2 है तो 1 मार्क हो गया, 2/25 है तो सेकेंड मार्क हो गया आपके पास, और फिर यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, एक और मार्क मिल जाएगा, 2/25 आएगा, एक और मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ आपका इसके 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क में आया है। सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। Point P divides the line segment joining the points A and B. A and given coordinates are 2 and 1 and B and its points given are 5 and -8. तो A and B such that AP ratio PB। तो A मतलब पॉइंट P इनको डिवाइड कर रहा है, हमें नहीं पता वो पॉइंट कहाँ लाई करता है पर P है, ठीक है। अब AP और AB का रेशियो दिया गया है, AP और AB का रेशियो दिया गया, बहुत चालाकी से उन्होंने इसका रेशियो दिया आपको, ये A है ना और ये B है। अब यहाँ पर इसका दे दिया है हमें डायरेक्टली, AP का 1 और AB का 3। AB का पूरा मतलब अगर ये पार्ट 1 है तो ये 3 है, तो इट मीन्स ये कितना पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चा यही गलती कर देगा अगर वो 1:3 लेके क्वेश्चन स्टार्ट कर देगा। तो 3 - 1 मीन्स मुझे यहाँ पर इसको 2 लेना है, मीन्स 1 रेशो ये है 2 रेशो ये है, तभी तो जाकर ये पूरा का पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पर AP और AB का रेशो 1:3 है, बट क्योंकि हमने AP और PB का रेशो लेना है जो कि 1:2 है, तो अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। Point P divide the line segment joining this point such that ये if P lies on this line find the value of K। तो वो हमने भी बाद में करना है, पहले हमें इसको पॉइंट P की वैल्यू निकालनी है। तो लेट पॉइंट P जो है वो हम क्या ले लेते हैं, हमेशा X एंड Y ले लेते हैं। तो अब X के लिए हमें क्या करना है, कौन सा रेशियो लेना है, हमने इधर का रेशियो लेना है तो हम इधर का पॉइंट लेंगे। मीन अगर मैंने रेशियो के लिए इधर M1 M2 या MN जो भी आपके बुक में फॉर्मूला है, जब आप इधर का पॉइंट लेंगे और इधर का आपको इसका लेना है एक्स एक्सिस का। जैसे मैंने यहाँ से 1 लिया तो मैं यहाँ से 5 लूंगी, 1 के साथ 5 है। फिर अगर मैंने यहाँ पर 2 लिया तो मैं 2 के साथ इधर का 2 लूंगी, मीन्स 2 के साथ 2 है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 1 + 2 मीन्स की 3 आ गया। ये x का पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली y का पॉइंट अगर हम लेंगे तो y के लिए भी अगर मैं इधर का रेशियो पॉइंट ले रही हूँ यानी कि 1 ले रही हूँ तो y का पॉइंट क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। और अगर मैं इस सब का पॉइंट ले रही हूँ 2 रेशियो ले रही हूँ तो इसके साथ ये आ जाएगा 1, तो 2 और 1 आ जाएगा, और नीचे फिर वही m + n यानी कि 3 आ जाएगा। इट मीन्स पॉइंट क्या निकलेगा 5 + 4 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से y का क्या निकला -8 + 2 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/3 मीन्स 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया -6/3 मीन्स की -2 आ गया। यानी कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास 3 एंड देन -2। तो यहाँ तक आपका P पॉइंट निकल गया, जिसका 1 मार्क आपको मिल जाएगा। अब बोला गया P लाइज ऑन द लाइन। अब लाइन की वैल्यू दी गई है 2x - y + k = 0। हमें पता है अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो x की जगह पे ये वैल्यू और y की जगह पे ये वैल्यू फिल करने पर उसका LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। तो हम क्योंकि हम लिखेंगे since P point lies on
ये वाला लाइन, तो हम यहाँ पर इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या है 3 है और y की जगह पे हम क्या डालेंगे -2 प्लस k इक्वल टू 0। इट मीन 6 प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k प्लस 8 हो जाएगा, तो उधर क्या तो ये -8 हो जाएगा, यानी कि k का आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा -8। तो अब इसके मार्किंग स्कीम देखिए कहाँ कहाँ पर किस किस स्टेप के हैं आपके पास। पहला पॉइंट, अगर आपने ये फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला ठीक लगा दिया, सेक्शन फॉर्मूला के लिए भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है अभी थोड़ा टाइम पहले ही, आप भी की रिक्वेस्ट पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करती है, तो ये भी मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई है, अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां से हेल्प ले सकते हैं। अगर आप ये पॉइंट्स बिल्कुल ठीक से निकाल लेंगे तो यहाँ पर आपको सब्सटीट्यूशन सही करने पर, जैसे मैंने यहाँ और यहाँ सब्सटीट्यूशन करी है, तो अगर सही कर दिया तो इसका 1 मार्क आपको मिल जाएगा। फिर आपका पॉइंट ये वाला करेक्ट आ गया तो यहाँ पर 1 मार्क और मिल जाएगा, और अगर के आप ठीक निकाल देते हैं तो आपको एक फाइनल मार्क भी मिल जाएगा। तो ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमारा इसका लास्ट पॉइंट था। तो ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छे खासे मार्क्स का पेपर कवर होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे चैप्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर आते हैं। आप लोग पूछते हैं मैम आपने ये चैप्टर कवर नहीं किया। हम चैप्टर कवर नहीं करते, हम यूनिट कवर करते हैं। जब मार्किंग स्कीम होती है तो उसके अंदर उस यूनिट के मार्क्स टोटल बताए जाते हैं, जिसमें बाकी चैप्टर्स के मिला करके और थोड़े बहुत इंटरचेंजेबल मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है एपी से, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी। तो हमें 4th और 8th टर्म सब निकालने आते, तो क्या हो गया, सम में आप ए भी ले सकते हैं, यहाँ पर टी, कई बुक्स में टी है, कईयों में ए है, हम ए से ज्यादा कन्वीनियंट है तो आप ए भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका 4th टर्म है और 8th टर्म है, 4th टर्म और 8th टर्म मिलाकर आपका एपी का सम आ रहा है 24। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। और दूसरी कंडीशन के लिए सम ऑफ इट 6 एंड, तो A6 एंड 10th टर्म 44 है, तो 10th टर्म का मिलाकर आपके पास 44 है। अब इसकी वैल्यू भरनी है आपने। A4 का आंसर क्या होता है, an इज a प्लस n माइनस 1d, तो a आ गया प्लस 4 माइनस 1 मीन्स 3d हो गया। इसी तरह से A8 है, तो a आ गया और 7d आ गया, इट मीन्स 24 हो गया। टोटल कितना हुआ, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। और सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इधर से A6 लेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 5d प्लस A10 लेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 9d। आपने बस एक नंबर कम ही तो करना है और कुछ नहीं करना। 2a प्लस 9 और 5 का 14d इज इक्वल टू 44 हो गया। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7d इज इक्वल टू 22 हो गया। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक इक्वेशन भी आपकी ठीक होगी तो आपको 1 मार्क वहीं पे मिल जाएगा। दोनों को सिंप्लीफाई करना है तो हम साइड में आप लिख सकते हैं 2 माइनस 1, तो हमने 2 लिखी और इसके नीचे मैंने यहीं पर आपको दिखाने के लिए इसके नीचे लिख रही हूँ, साइन चेंज करेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 5 2d इज इक्वल टू आपके पास यहाँ कितना है 5d के साथ यहाँ 12 है, तो जब माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 10, यानी कि d की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी आ रही है 10 प्लस का ही है और ये भी प्लस का ही है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स डी की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। अब डी की वैल्यू अगर आप करेक्टली निकाल लेंगे तो आपके पास आगे का वैसे ही दिखाई दे जाएगा। डी की वैल्यू किसी भी एक सिंप्लीफाइड वाली इक्वेशन जो आपको सिंपल लगती है, जैसे a प्लस 5 और d का 5 इज इक्वल टू 12 है, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 5 5 25, इट मीन्स कितना आ जाएगा -13, तो a का आंसर -13 आ जाएगा और d का आपके पास 5 आ गया। तो ये आपके पास दो आंसर आ गए, d 5 और a -13। अब फाइनली क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये मत सोचिए कि आपने यहाँ पर इतना कर लिया तो आपको आंसर के नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उससे सम भी मांगा है। तो सम का फॉर्मूला आपको पता है, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n/2 2a प्लस n-1d। अब सम ऑफ 10 टर्म्स मांगा गया तो 10/2 है, 2 है, a का आंसर अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है -13 है, n-1 मीन्स 10-1 9 आ जाएगा, और d का अभी हमने कैलकुलेट किया था 5 है, तो d 5 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 आ गया -26 आ गया, 9 5 45 आ गया, 46 में से 25 को माइनस करेंगे क्योंकि दोनों में साइन है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 95 को दिख ही रहा है। यहाँ पर अगर आपने माइनस किया तो यहाँ 9 है और ये 19 5 95 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये सम ऑफ 10 टर्म्स निकाला है हमने। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का ही दिया गया, वैसे ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में भी आ सकता था, बट अभी क्योंकि ये 3 मार्क्स में है तो आपके दोनों में से दोनों ही क्वेश्चन ठीक होने के बाद आपको यहाँ पर 1 मार्क मिल जाएगा। दोनों का यहाँ पर 1 मार्क हो गया,
डी और ए की वैल्यू आपने डायरेक्टली दोनों की पूरी ठीक निकाल दी है, तो यहाँ पर 1 मार्क और हो जाएगा और 3rd मार्क आपको लास्ट में जाके मिलेगा। अगर ये 4 मार्क का होता तो आपको दोनों इक्वेशंस का भी 1-1 मार्क मिल सकता था, बट अभी तो क्योंकि ये 3 मार्क्स में है और नॉर्मली एपी का ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में ही आता है, क्योंकि जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो आपको पता है या तो रिफ्लेक्शन से आता है या हाइट एंड डिस्टेंस से आता है या आपका रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का होता है। ये सारे 4 मार्क का क्वेश्चन है तो ज्यादातर 4 मार्क्स में आता है, बट फिर से वही बात है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है हमारे पास। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है, जो कि 3rd पार्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें देख रहे हैं, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 80 मीटर टॉल लाइट हाउस। तो लाइट हाउस है जो कि 80 मीटर टॉल है। The angles of depression of two ships on the same side of the lighthouse, सेम ही साइड में है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हम इस तरफ ले लेते हैं, तो हमारा जो यहाँ एंगल बन रहा है, 2 शिप्स आ रहे हैं, 2 ships on the same side of the lighthouse in horizontal line with its base are 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है जब हम डिप्रेशन एंगल्स लेते हैं तो उसके बाद वो वहां से हमारे पास नीचे आ जाते हैं, जैसे यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। अब जो यहाँ एंगल है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो इस तरफ एंगल होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो कितने कितने के एंगल बन जाएंगे, और हमेशा जब नीचे की तरफ हम लेंगे तो हमारा अंदर का एंगल जो होता है वो बड़ा होता है और बाहर का छोटा होता है। 40 और 30 का एंगल आ जाएगा आपके पास। इसके अलावा रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर में आपने देना है और इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, लेट ए बी सी डी, और हमें ये दोनों शिप्स है तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इट मीन्स हमने y को कैलकुलेट, यानी कि सी डी को हमने कैलकुलेट करा, तो हम इसको y एज्यूम कर लेते हैं, इसको x एज्यूम कर लेते हैं। अब एक तो मेथड है जो आप हमेशा से करते हैं कि हमें, क्योंकि ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन tan पे ही टिके होते हैं, तो हम p अपॉन b ले लेते हैं। दूसरा मेथड है मैं इसको cot में ले लूं। अब उससे भी इजी मेथड क्या है कि हमें ज्यादा इजी क्या लगता है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन? तो मल्टीप्लीकेशन ही आपका आंसर होगा। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम 80 को नीचे ना लेकर इसको हम बेस बना लेंगे। तो बेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का ऊपर का एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आप रफ में कर सकते हैं अपने लिए कि आपने एबीसी ट्रायंगल लिया, हम सबको पता है कि ये 90 डिग्री का ही है, ये 40 है, तो 90 और प्लस 40 करके आप जब माइनस करेंगे 180 में से तो कितना आ जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 50 आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं ये पूरा ट्रायंगल लूंगी तो ये 30 है, ये है, तो फिर ये पूरा कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये 60 डिग्री आ जाएगा। अभी देखिए इसको करने से आपको ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, क्योंकि इन क्वेश्चन से हमारी कैलकुलेशन ही बहुत ज्यादा लेती है, तभी ये 4 मार्क्स में जाते हैं आपके पास। तो हमारे पास 2 शिप है, लेट कर लेंगे, फिर हम ट्राइंगल पे आ रहे हैं। तो पहले हम अंदर वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें क्योंकि मैंने ये बेस एंगल ले लिया तो इट मीन्स यहाँ पर 90 और ये बेस एंगल होगा, तो ये साइड मेरी बेस हो गई, यानी P अपॉन बी के लिए परपेंडिकुलर मेरा ऊपर ये जाएगा। तो मेरा परपेंडिकुलर कौन हो गया, BC, और बेस कौन हो गई, AB। तो अब P अपॉन बी मेरे पास एंगल किसका आएगा, tan, लेकिन अब मैंने एंगल बनाया किसको है, 50 को बनाया। आप चाहो तो tan 40 से मैं भी आपको शो करूंगी। अब यहाँ पर BC को हमने क्या माना है, x माना है, AB मेरे पास क्या आ गया, 80 आ गया, और यहाँ पर tan 50 की वैल्यू आपने टेबल से देखनी है। tan 50 की वैल्यू टेबल से देखेंगे तो आपके पास आ रही है 1.1918, और यहाँ से डायरेक्टली आप इसको 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पहला स्टेप यहीं पे हो जाएगा। सिर्फ आपको डिवाइड करना ही नहीं पड़ा, इस मेथड में आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अब मैं इसकी दूसरी कैलकुलेशन आपको दिखा रही हूँ। अगर स्टूडेंट ने नॉर्मल करना है इसको tan 40 के साथ, तो अगर मैं tan 40 के साथ करूंगी तो tan 40 इज इक्वल टू P अपॉन बी। तो मेरा उस केस में P 80 रह रहा है और B x है, और tan 40 की वैल्यू अगर हम टेबल में देखेंगे तो आ रही है आपके पास 0.8391। तो अगर मुझे अब यहां से x निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको नीचे लाना होगा, यानी कि मुझे इस नंबर के साथ डिवाइड करना होगा। तो मीन्स मैं क्या करूंगी, 80 अपॉन 0.8391। आप खुद देखिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर आंसर आपके पास डिवाइड करने के बाद भी इतना ही, अगर आप डिवाइड करेंगे, अभी तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप चेक कर सकते हैं, तो वहां तो कैलकुलेटर पेपर में आप यूज नहीं कर सकते, बट आपका दोनों में सेम आएगा। तो इसमें आपने कोई एक करना है। तो यहाँ से आपका ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया जिसमें हमने x यानी कि हमने BC की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चा कौन सा, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD, फुल ट्राइंगल। फुल ट्राइंगल में भी अब हमने क्या लिया, ये वाला एंगल लिया, 60 ले रहे हैं बेस एंगल, तो इट मीन्स ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है ABD में, ये बेस एंगल है, तो ये बेस हुई हमारे पास, तो ये पूरी हमारी क्या हो जाएगी, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर के लिए BC प्लस CD एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास AB,
और ये किसके इक्वल हो जाएगा, अभी आपके पास tan का 60 डिग्री आ जाएगा। tan का 60 हो गया। अब BC को कितना माना है x और CD को कितना माना है y, और डिवाइडेड बाय a भी आपको क्वेश्चन में 80 गिवन है। tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, लेकिन यहाँ पर हम 1.732 और अगर और अप्रोप्रिएट लेंगे तो 1 भी आगे ले सकते हैं। अब यहाँ से x प्लस वाई की डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास टोटल BD की वैल्यू यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी आ रही है, 138.568 मीटर, इतना आ जाएगा कैलकुलेशन। अब हमने निकालना क्या है, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस, यानी मुझे तो सिर्फ CD निकालना है, यानी यूं कहूं कि मुझे y निकालना है। तो y निकालना है तो x प्लस वाई की वैल्यू में से मुझे जो मैंने यहाँ x की वैल्यू को कैलकुलेट किया वो माइनस करनी है। तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है। आप साइड में रख के इसको माइनस कीजिए, दोनों की वैल्यू को ठीक से कॉपी करेंगे, माइनस करेंगे, आंसर आएगा 43.224, यानी कि, और उसने हमें लास्ट में एक लाइन लिखी है करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। तो नियरेस्ट मीटर में लाएंगे तो डेसिमल के आगे नंबर 2 ही आ रहा है, 5 से भी बहुत छोटा है, तो फिर हम इसका मतलब इसको 43 लिखेंगे और मीटर में ही हम आंसर दे देंगे। अब इसकी मार्किंग स्कीम के लिए देखिए, क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू तो आपके पास ऐसी है 40 है, दूसरी वैल्यू 30 है, यानी कि 30 का तो बच्चे को पता है टेबल के हिसाब से क्या वैल्यू हो सकती है, या हमने उसको 60 में भी कन्वर्ट कर लिया तो भी वो आपको नोन टू है। जो नहीं थी वो क्या थी, जो आपको टेबल यूज करके वैल्यू निकालनी थी, वो थी आपके पास tan 50 की वैल्यू या फिर tan 40 की वैल्यू। तो ये वैल्यू को कैलकुलेट अगर बच्चे ने ठीक कर लिया तो फर्स्ट मार्क आपको यहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। उसके बाद जब आपने BC को कैलकुलेट कर लिया, चाहे आप दोनों में से कोई भी मेथड पूछ सकते हैं, मैंने आपको बोला ये और है आपके लिए, तो यहाँ पर 1 मार्क आपको और मिल जाएगा जब आप BC यानी कि x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि x को निकाले बिना तो हम y नहीं निकाल सकते हैं। फिर अगला मार्क आपको मिलेगा जब आपने पूरा ये वाला कैलकुलेशन कर लिया, जब x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली और फिर आपने सब्ट्रैक्ट करके जब उसको नियरेस्ट मीटर में दे दिया, तो आपको ये 1 मार्क आपको लास्ट वाला भी मिल जाएगा। So with this, I conclude my today's video regarding the solutions to KISA mathematics paper. आपको सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे सारे करने पड़े हैं 7 के 7 क्वेश्चंस, इसीलिए इस वीडियो में थोड़ा टाइम लगा है। अब देखते हैं आप कितना इसके साथ मेहनत करके अपने मार्क्स को कितना और इंक्रीज और एनहेंस कर पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं बोल बोल के थक गई हूँ, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, प्रेस करेंगे तभी आपके पास आएगा कि हाँ मेरी वीडियो आई है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर आप मुझे वही चीज पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम ये कब आएगा। तो प्लीज कॉपरेट इतना कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।